नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे आरएसएसबी पटवार का जो एग्ज़ाम है 11 मई को डिसाइडेड है, उसका मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन। इसमें पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, राहुप नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो राहुप नृत्य भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। और यह नृत्य कब किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है जब फसलों की कटाई की जाती है, उस समय स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है राज्य सूची के विषयों पर बनाया गया कानून? ये रहता है 6 माह तक। और दोस्तों, इसका संविधान के अंदर कौन से संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? इसका संविधान के अनुच्छेद 353 और 354 के अंदर इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये स्टेटमेंट आपको रीड करने हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अजंता गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। तो दोस्तों राइट है। अजंता गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी बिल्कुल राइट है। अजंता गुफाओं की जानकारी फायान और हेंसाक के विवरणों में भी मिलती है। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट आपके राइट है। इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से कूट दिए गए हैं, तो कूट पे ये सभी राइट हो जाएंगे, ये सभी राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं आपकी सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। इसमें क्या है, ये औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और भागोर जो नदी है उसके तट पर स्थित है। और इसके अंदर टोटल 29 गुफाएं हैं आपकी, और इन सभी का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? फायान और हेनसांग जो चीनी यात्री थे, इनके यात्रा वृत्तांतों का विवरण है, उससे मिलती है। तो फायान कौन थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के समय आए थे, और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आए थे। तो इस प्रकार से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खेल से संबंधित इसमें कौन सा शब्द है? टेबल टेनिस खेल से संबंधित जो शब्द है वो है आपका पुश स्ट्रोक। और जो बाकी तीनों शब्द है वो आपके बास्केटबॉल जो गेम है उससे रिलेटेड शब्द है। और टेबल टेनिस से रिलेटेड अन्य शब्दों की बात करें तो इसके अंदर आपके सर्विस, पेन होल्डर, ग्रिप के अलावा बैक स्पिन और स्विंग, पुश स्ट्रोक, रेल, लेट, रिवर्स और टॉप स्पिन, इस प्रकार से ये अन्य शब्द भी इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यामा की रचना किसने की? अब यामा जो रचना है वो किसकी है? तो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा का एक कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह के अंदर के अंदर 3 प्रकार की इसके अंदर सांध्य गीत शामिल है। 3 प्रकार के सांध्य गीत कौन कौन से शामिल है? पहला है निहार, दूसरा है नीरजा और तीसरा है रश्मि। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है और इसके अंदर ये तीनों कविताओं का संग्रह है। तो दोस्तों इसी संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को 1982 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधायिका संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। और अगला स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इस प्रकार से ये कूट दिए गए, सही उत्तर का इसके अंदर चयन करना है। तो सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B की बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है। द्विसदनीय विधायिका संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ये भी बिल्कुल राइट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो निहित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कारण इसका आर दिया गया है, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और इन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो दोस्तों स्टेटमेंट ए गलत है, और स्टेटमेंट जो आर है, जो कारण दिया गया है आर, वो राइट है। बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वो एक उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे।
तो इस प्रकार से सांप्रदायिक नेता न होकर एक उग्र राष्ट्रवादी थे और एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक थे और वकील थे। और एक प्रकार से ये जो स्वतंत्रता सेनानी का इसके अंदर इनका मुख्य स्थान था। तो दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे पहले भारतीय लोकप्रिय नेता थे जिन्हें औपनिवेशिक पदाधिकारी थे, उन्होंने भारतीय अशांति का इनको जनक कहा था। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से उग्र नेता थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक अस्तर के रूप के अंदर धर्म को, जो धर्म था, धर्म को राजनीतिक अस्तर के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। 1893 के अंदर महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव को इन्होंने सबसे पहले मनाना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये वाला ए और आर सही है, नहीं सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, इसके अंदर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में काव्य शैली का पहला नमूना खालिस्तान अभिलेख को माना गया है। तो दोस्तों भारत में काव्य शैली का पहला नमूना जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है उसको माना गया है। तो इसके अंदर ये जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, तो रुद्र दमन के समय के शासनकाल में संस्कृत साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ था और रुद्र दमन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख के अंदर खुदवाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो दोस्तों जो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वे होते हैं टाइफून। अब टाइफून क्या होते हैं? तो जो एक तो होता है ये पश्चिम प्रशांत महासागर एवं चीन सागर में, पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन महासागर में उत्पन्न होने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं और जो तेज हवाएं जो बाहर से इस प्रकार से घूमती हुई अंदर की तरफ आती है, केंद्र की तरफ, जैसे बाहर से यूं घूमते घूमते केंद्र की तरफ जो आती है, तो इस प्रकार से तेज हवाओं को टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुलिज ट्यूब का उपयोग खालिस्तान में होता है। तो कुलिज ट्यूब का उपयोग होता है अक्स किरणों के अंदर। और इसके अंदर कुलिज ट्यूब क्या होती है? कुलिज ट्यूब होती है एक गोलाकार कांच की नलिका होती है, गोलाकार कांच की नलिका होती है और इसमें एक तो कैथोड होता है और एक लक्ष्य होता है जो जिसे टारगेट का नाम दिया गया है। अब जो कैथोड है, कैथोड एक टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है और ये एक्स किरणें उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से कुलिज ट्यूब का उपयोग एक्स किरणों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो दोस्तों सर्वग्राही कौन सा होता है? AB जो ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है और जो O है वो सर्वदाता होता है, ये डोनर होता है और ये सर्वग्राही होता है। और AB के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर AB और O, ये सभी ग्रुप्स, जो AB है वो सभी से ब्लड लेते ही हैं, देते किसी को भी नहीं है। O ग्रुप है वो सभी को ब्लड देता है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर देखना है सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर बात करते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अटाला मस्जिद का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो अटाला मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था? रोहतास का किला। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये बलबन है इन्होंने नहीं करवाया था इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। ये वाला यहाँ पर गलत होगा, इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा। जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने और रोहतास का किला है इब्राहिम शाह ने करवाया था इसका निर्माण। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन मेन लक्ष्य था। राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो इसके अंदर ही निर्धारित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा इसी जो अधिवेशन था इसी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक ये किस मिट्टी का विस्तार है, इनमें से कौन सी मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अधिकतम विस्तार जलोढ़ मिट्टी का भारत के अंदर पाया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है? जो नदियाँ निक्षेप लाती है उसी निक्षेप से इसका जमा होता है। और इस मिट्टी में पोटास और चूना
की प्रचुर मात्रा मिलती है। वहीं इसके अंदर जो है जलोढ़ मिट्टी के अंदर एक तो फास्फोरस कम पाया जाता है, एक नाइट्रोजन कम पाया जाता है और एक जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का एडीज मच्छर इसका जो वाहक होता है वो है। और जीका वायरस एक प्रकार की कौन सी बीमारी है? एक संक्रामक बीमारी है। और यह वायरस किससे होता है? ये कौन से इसका सदस्य हैं, ग्रुप का सदस्य हैं? ये वायरस है फ्लेविविरिडी का ये सदस्य हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर पे चलते हैं। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने किस जगह पहुंचे? तो दोस्तों 1918 के अंदर महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे सबसे पहले। और महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 1915 के अंदर इंडिया आए थे। और इसके पश्चात इन्होंने 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह में किसानों के साथ मिलकर विद्रोह को एक गति जो विद्रोह थे उनको गति प्रदान करी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अलावा इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोस्तों क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? एक प्रकार से धातु लेपन, हिंदी में आप बोलें इसको धातु लेपन। किन धातुओं द्वारा की जाती है? जो धातु का लेपन है वो किन धातुओं के द्वारा किया जाता है? जैसे कोई एक धातु है और उस धातु पे किसी दूसरी धातु की लेप चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है। तो ये कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर बात करें क्रोमियम, कॉपर और निकेल, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर काम आती है। और अन्य धातु के ऊपर धातु के लेपन हेतु इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझे जैसे लोहा है, लोहे को जंग से बचाने हेतु उस पर किसी दूसरी या जंग से बचाने हेतु या उसकी चमक बढ़ाने हेतु चमक के लिए दूसरी धातु का लेपन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर क्रोमियम, कॉपर और निकेल का लेपन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। एक भारतीय संविधान का कौन सा भाग, जो भारत का संविधान है उसका कौन सा भाग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? तो दोस्तों इसके अंदर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रस्तावना है जो भारत का संविधान का भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने की बात करता है। और दोस्तों ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तीनों वर्ड है वो 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के थ्रू प्रस्तावना के अंदर ऐड किए गए थे। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो दोस्तों तीनों ही राइट है इसके अंदर। 1954 में इन तीनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न जो सम्मानित किया गया था, भारत रत्न का भारत रत्न किस लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न दिया जाता है भारत में किसी ने ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य किसी ने किया हो तो उसके लिए दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च ये सम्मान है। और ये इसकी शुरुआत किसने करी? इसकी शुरुआत करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 के अंदर, इनके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं जिब्राल्टर जल मरुमध्य। तो जिब्राल्टर जल मरुमध्य किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों ये इसकी बात करते हैं, ये जिब्राल्टर जल मरुमध्य जोड़ता है, इनमें से बात करें
तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल मरुमध्य आपस में जोड़ता है। और इनके उत्तर में जो जिब्राल्टर जल मरुमध्य हैं, इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र है। यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र है, जबकि दक्षिण के अंदर उत्तरी अफ्रीका का जो मोरक्को क्षेत्र है वो इसके स्थित है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे इसका राइट आंसर होगा। और 1867 के अंदर एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावरकर, इन तीनों ने मिलकर, एमजी रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर ने किसकी प्रेरणा से इसकी स्थापना की? इसकी जो प्रेरणा थी केशव चंद्र सेन की। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एमजी रानाडे प्लस आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात की जा रही है। तो दोस्तों सर्वप्रथम कोपरनिकस ने स्थापित किया कि सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए रहेगा कि भाई जो कोपरनिकस ने, उन्होंने सबसे पहली बार ये स्पष्ट किया था, तो दोस्तों कोपरनिकस ने सबसे पहली बार ये स्पष्ट किया था कि भाई सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, उन्होंने ये बोला था। तो इसलिए ये गलत हो गया। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये है कायांतरित, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जो आग्नेय चट्टान होती है आपकी, वो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। सिस्मोग्राफ का नया भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ, ये वाला राइट स्टेटमेंट है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों ये भी गलत है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? जो आपका ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा? सही कूट की बात करें तो इसके अंदर 1, 2 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। और आपका जो 3 नंबर का स्टेटमेंट है भूकंप वाला, जो भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की बात करें तो तालीकोटा के युद्ध की बात की गई है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका संगम वंश का राज था उस समय। अब बात करें तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ 26 जनवरी 1565 को। और ये दक्कन की सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई के रूप में राक्षसी तंगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था ये तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो संगम वंश का सदाशिव था। तो उस समय सदाशिव शासक था संगम का। और ये तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी बात करें तो अग्नासी रस, पूर्ण पाचक रस, ये राइट है आपका। इंसुलिन कोशिका के अंदर जो अग्नासी की लैंगरहैंस दीपिका होती है, तो उसके अंदर जो बीटा कोशिकाएं होती है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है और रक्त शर्कराओं को विनियमित करने के ये काम आता है। हिपेरिन क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये गलत है। हिपेरिन क्या काम आता है? हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो यकृत के द्वारा तो उत्पन्न होता है और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है और एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इसके अंदर जो सुमेलित नहीं है ये वाला हो जाएगा। और एमाइलेज है वो स्टार का पाचन करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों खनिज की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इस पर और उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्यों है? तो उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर ये एक प्रकार से छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के अंदर आप जानते हो कि वहाँ पर खनिजों की दृष्टि से एक सर्वसमृद्ध क्षेत्र है और उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग होता है।
अब दोस्तों इसी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र जो राज्य हैं वो आपके पूरी इसके अंदर आते हैं। तो पूर्वी भारत में ये पठार कहाँ पर स्थित है, पूर्वी भारत के अंदर स्थित है। और इसके अंदर जो राज्य आते हैं वो राज्य आते हैं झारखंड, एमपी, एमपी के अलावा ओडिशा, ओडिशा के अलावा बिहार और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और एमपी इसके अंदर राज्य आते हैं। और एक आता है आपका पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार के अंदर ये एरिया आता है। और उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी सदस्य को अगर ये लगे कि मंत्री ने मामले के तथ्य को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो इस स्थिति में इसको विशेषाधिकार प्रस्ताव बोलते हैं। और विशेषाधिकार प्रस्ताव उनके द्वारा जो उठाया गया प्रस्ताव होता है वो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगुलहा से समुद्री धारा, अगुलहा से समुद्री धारा चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगुलहा से समुद्री धारा है वो हिंद महासागर के अंदर चलती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसकी उत्पत्ति होती है मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण के अंदर, मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण के अंदर होती है। 30 डिग्री अक्षांश पर जो मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धाराओं के मिलने के कारण 30 डिग्री अक्षांश पर इनका जो उत्पत्ति होती है वो एक स्थल है इनका। और अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर प्रवाहित होती है। ये जो धाराएं हैं वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। तो इस प्रकार से अगुलहार्स धाराएं हिंद महासागर के अंदर चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29, रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है। रासायनिक बंध बनने पर क्या होगा दोस्तों, रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा सदैव बाहर आती है, ऊर्जा सदैव मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या रहता है, जो बंध बनता है दो पदार्थों के बीच जब बंध बनता है तो बंध के निर्माण स्वरूप दो परमाणु स्थायित्व प्राप्त करते हैं। वो स्थायित्व प्राप्त करने के रीजन के कारण ऊर्जा मुक्त करते हैं। वो जो ये क्रिया होती है इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त करते हैं कुछ न कुछ, तो इसलिए ऊर्जा बाहर ही आती है एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार है। तो दोस्तों इसके अंदर बात करें मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट और होटल पर समान प्रवेश का अधिकार है। तो इसमें समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है, सभी को समान अधिकार होता है। और यह आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में इनका उल्लेख किया गया। और सभी जो देश के लोग हैं सभी लोगों को देश का कानून में बराबर का अधिकार दिया गया है, बराबर की सुरक्षा प्रदान करता है ये अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी दोनों विटामिन हैं, जबकि ए, डी, ई और के ये आपके विटामिन्स वसा के अंदर घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उनको दुग्ध क्रांति के अंदर उपलब्धि के लिए जाना जाता है। और ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुग्ध क्रांति के ये प्रमुख क्रांतिकारी एक प्रकार से इनको माना जाता है, इन्होंने यही जनक थे उस चीज़ के। और दोस्तों तो ये हो गई बात आपकी 32 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आपके 25 सितंबर 2014 को की गई थी। तो दोस्तों क्यों की गई थी मेक इन इंडिया की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों में इसको अग्रणी बनाना, भारत के अंदर भारत को एक अग्रणी दिशा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 के अंदर मिलान करना है आपको। एक तरफ पहाड़ियाँ दी गई है और एक तरफ राज्य दी गई हैं और फिर उस हिसाब से कूट आपको बताना है। तो दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, लुसाई और विंध्याचल। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु राज्य के अंदर के मिलन स्थान पर पाई जाती है, दोनों के पॉइंट पर पाई जाती है। गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपके मेघालय के अंदर पाई जाती है। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती है, जिन्हें मिजो पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका इसके अंदर क्या कूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 1
1 के अलावा 3 और 4, 2 1 3 4 इस प्रकार से इसके अंदर कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। का अब घटनाएं कौन सी है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपका कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 के अंदर हुआ था, और बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर ये किया गया था। और दोस्तों लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता आपका 1916 के अंदर हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और भावी शासन और स्वराज के विषय में दोनों संगठन की कमेटियों ने जो मिलकर निर्णय किया था उसके इसके योजना के लिए किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार है, ये आपका किया गया था 1909 के अंदर। मार्ले मिंटो सुधार आपका आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार क्यों, ये कानून क्यों आया था, ये अधिनियम क्यों आया था? ये मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए इसको लाया गया था। तो इस प्रकार से 1905, 1909 और 1916। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1906 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना करने का क्या कारण था? इसकी स्थापना करने का कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में की गई थी, और ये इसकी स्थापना ढाका के अंदर हुई थी। प्रथम अध्यक्ष की बात करें, अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना थी, इसके जो अखिल मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हसन। तो इसके अंदर आपका ऑप्शंस कूट किस प्रकार से कालक्रम के अनुसार रचित करोगे, तो पहला नंबर पे आ जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन, दूसरे पे आ जाएगा आपका मार्ले मिंटो 1-3 के बाद फिर आपका 1906 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आ जाएगी। तो 4-1-3-4-2 वाला कोट इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये रोंग है आपका। इसमें 1, 4, 3 और 2, पहला ये आ जाएगा 1, फिर 4 और फिर 3 और फिर 2, क्योंकि ये 1906 के अंदर, ये 1905 के अंदर, ये 1909 के अंदर और ये 1916 के अंदर। तो इस प्रकार से आपका ये थोड़ी टाइपिंग एरर है यहाँ। तो इसके अंदर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 करंट का क्वेश्चन आपका। वर्ष 2025 के 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को शासित किया गया? तो दोस्तों जो फिल्म शासित की गई है वो लापता लेडीज को इसके अंदर स्थान दिया गया है। और लापता लेडीज का निर्देशन किसने किया है? ये किरण राव ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपन्यास है नौकादुम्बी उसके ऊपर बेस्ड है, और किरण राव इस फिल्म की निर्देशक है। तो इस प्रकार से 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में लापता लेडीज को फिल्म को फीचर श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37, वर्ष 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किनको आमंत्रित किया गया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस आप यहाँ देखें, प्रबोवो सुबियंतो, रामचंद्र पोंडेल, इब्राहिम मोहम्मद सोली और हरिनी अमर सूर्या। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रबोवो सुबियंतो को आमंत्रित किया गया है 26 जो आपका ये 76वां गणतंत्रता दिवस है, इसके अंदर इनको मुख्य अतिथि के रूप के अंदर आमंत्रित किया गया है। क्या नाम है इनका? प्रबोवो सुबियंतो, इन्हें आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 क्वेश्चन, वर्ष 2024 के अंदर 45वें फीडे शतरंज ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वर्ष 2024 में 45वें फीडे शतरंज ओलंपिक का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी के अंदर किया गया था। और इस ओलंपिक में ओपन वर्ग के अंदर महिला वर्ग की जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर भारत विजेता रहा था। भारत ने जीत हासिल की थी महिला वर्ग के ओपन वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है इनकी बात की जा रही है। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई, बिल्कुल राइट है। राजस्थान संघ, मत्स्य संघ आपका प्रथम चरण था, राजस्थान संघ आपका सेकंड चरण है। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को की गई। और वृहत राजस्थान संघ की स्थापना 30 मार्च 1965 को नहीं की गई है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत है।
और इसके अंदर क्या आएगा, 30 मार्च 1948 आएगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 30 मार्च 1949 आएगा। तो ये यहाँ पर आपका गलत है, 1965 30 मार्च 1949 यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ आपका प्रथम चरण के अंदर 18 मार्च 1948 को अस्तित्व के अंदर आया। और इसके अंदर आपकी ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों को मिलाकर ये मत्स्य संघ बनाया गया। और जो राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण, जो एकीकरण का सेकंड चरण था, वो अस्तित्व में आया 25 मार्च 1948 को। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके अलावा आपकी किशनगढ़ और शाहपुरा जो थी, उनका विलय कर राजस्थान संघ नाम दिया गया। बात करें संयुक्त राजस्थान संघ की, संयुक्त राजस्थान संघ की बात करें तो संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर आपके 18 अप्रैल 1948 को यह अस्तित्व के अंदर आया। और संयुक्त राजस्थान संघ था एकीकरण का तीसरा चरण। और इसके अंदर उदयपुर रियासत का विलय किया गया, ओनली अकेली उदयपुर रियासत, और इसमें संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो फोर्थ चरण हुआ, फोर्थ चरण के अंदर वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया। और उसके अंदर जो आपकी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन रियासतों को मिलाकर ये वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। तो ये बात थी एक क्वेश्चन नंबर 39 से रिलेटेड। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। तो बनास नदी की बात की जा रही है। बनास नदी की सहायक नदी, इसके अंदर बेड़च, मोरेल, कोठारी, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बेड़च भी इसकी सहायक नदी है, मोरेल भी इसकी सहायक नदी है, कोठारी भी इसकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। अब बनास नदी की बात करें तो बनास एक ऐसी नदी है जिसको जो राजस्थान के अंदर बहती है। तो इसका संपूर्ण चक्कर राजस्थान के अंदर ही बहकर यहीं समाप्त हो जाती है। आगे इसमें इसका कहीं समापन नहीं होता है। और ये नदी का उद्गम है, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है, राजसमंद जिले के अंदर अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके अंदर जो कुंभलगढ़ के पास वीरों के मठ के पास ये निकलती है और चंबल नदी के अंदर जाके लास्ट में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियों में आप और भी कोई जो नदियां हैं वो जान सकते हैं। बेड़च, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल और धुंध नदी इसकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर स्टेटमेंट दिए गए 4 और फिर कूट का मिलान करना है। तो कूट की बात करें, इसके अंदर अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। तो फ्रेंड्स अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, राइट स्टेटमेंट है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो ये कुछ जरूरी नहीं है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होए, क्योंकि इसके और भी कहीं से भी तो होता है, अन्य पर्वतमालाएं हैं या अन्य और जो जगह हैं वहाँ से भी होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। तो वर्षा का वितरण है वो बिल्कुल अरावली से प्रभावित होता है। अरावली एक बीच में जो अपना ये अवरोधक के रूप में आ जाती है और वर्षा इससे बिल्कुल प्रभावित होती है, क्योंकि इसका छाया चित्र जो इसके पीछे का जो वहाँ पर है, जो रेन शेडो एरिया है, वहाँ पर बरसात होने से रह जाती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो ये बिल्कुल राइट है। तो इसके ऑप्शन 1 और 4 इसके अंदर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसके अंदर बात करें आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर के अंदर पाई जाती है। और ये आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता ताम्रपुरा, इसके ये ताम्र पुरातात्विक आपकी ये संस्कृति जो सभ्यता है, ताम्र पुरातात्विक प्रकार की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाती है। गिलून सभ्यता आपकी इसके अंदर राजसमंद जिले के अंदर स्थित है और राजसमंद जिले में स्थित है और ये ताम्र युगीन सभ्यता है। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो सिक्कर जिले के अंदर स्थित है और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। तो इस प्रकार से इसका मिलान आप कर सकते हैं। आहड़ सभ्यता कोट को मिलान करने के लिए 4 और 1, और गिलून सभ्यता आपकी इसके अंदर राजसमंद के अंदर, और गणेश्वर सभ्यता सिक्कर के अंदर। लास्ट के 4 1 3 2 इस प्रकार से इसके अंदर कोट हो जाएंगे 4 1 3 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें,
निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जा रही है। तो इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा किया गया था। तो जो गठन हुआ था वो 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना के द्वारा जारी हुआ। ये बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान है। तो ये आपका रॉन्ग है। इसके अंदर केवल आंसर जो राइट होगा वो आपका 1 और 2 और इसके अलावा आपका अभी फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट है इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। और इसका ऑप्शन सही, इसमें 1, 2 और 4 ये वाला कोट आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलान करना है। मिलान करने में रावचूड़ा की बात करें तो रावचूड़ा मेवाड़ के 20 में थे। ये बिल्कुल राइट है। महाराणा कुंभा को किसकी उपाधि दी गई है? हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई है। रावचूड़ा को मेवाड़ के 20 की उपाधि दी गई है। सही है, ये हिंदू सुल्तान सही है। कीर्ति स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहलाता है। ये भी बिल्कुल राइट है। और गोरा और बादल को लाक्सा सिंह की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों ये गलत है। लाक्सा सिंह कौन थे? लाक्सा सिंह थे महाराणा लाक्सा सिंह बोला गया है महाराणा, और जो महाराणा लाखा को लाक्सा सिंह का नाम लाक्सा सिंह के नाम से जाना जाता था, न कि गोरा और बादल को। और लाक्सा सिंह रावचूड़ा के जो रावचूड़ा थे, ये जो रावचूड़ा थे ना, रावचूड़ा राणा लाखा के पुत्र थे। और राणा लाखा के पुत्र थे और इनके राणा लाखा के पुत्र ने इनके पिता ने वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह किया था। और इसके पश्चात इन्होंने प्रतिज्ञा ये की थी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो ये वादा इन्होंने किया था। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का सही मिलान सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी राइट है मिलान वाले, और डी ऑप्शन है वो गलत है। लाक्सा सिंह, इसके अंदर लाक्सा सिंह को किसके नाम से जाना जाता है? महाराणा लाखा को लाक्सा सिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो शाकंभरी के चौहान वासुदेव, इसके अंदर दोस्तों कूट का मिलान करना है। कूट के मिलान वाली करेंगे तो जालोर के, तो इसके अंदर शाकंभरी के चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। जालोर के चौहान कीर्तिपाल थे। रणथंभौर के चौहान कौन थे? गोविंदराज। भरतपुर का जाट वंश बदन सिंह। तो दोस्तों पूरे इसके अंदर सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है। तो लोकगीत का जो सर्वाधिक महत्व है वो है परंपराओं का संरक्षण के लिए, और बाकी इनका भी उपयोग है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इसका आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व की बात की जा रही है तो परंपराओं के संरक्षण के लिए लोकगीतों का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य है। और इसके अंदर घूमर नृत्य के अंदर क्या होता है? घूमर नृत्य के अंदर ये एक प्रकार का परंपरागत लोक नृत्य है और इसमें भील कबीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब इसके अंदर जो नृत्य के अंदर घूंघट लगाकर घूमरदार पोशाक होती है जिसे घाघरा कहते हैं, और घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है और ये महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। अब यह भी जो कब किया जाता है दोस्तों, ये नृत्य यह किया जाता है विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, अन्य त्यौहार होते हैं उन्हीं धार्मिक उत्सवों के दौरान किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ? तो उदयपुर राज्य है उसमें किस ठिकाने में जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिजोलिया ठिकाना था, वहाँ पर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। जो ये जागीरदार थे, जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ सबसे जो उदयपुर राज्य में, वो हुआ बिजोलिया आंदोलन। और बिजोलिया आंदोलन एक प्रकार से सबसे जो जितने भी आंदोलन हुए किसान आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन था। और दोस्तों ये आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से भी फेमस हुआ था आगे जाकर। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था साधु सीताराम दास, और इसके अलावा विजय सिंह पथिक के अलावा थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो इन तीनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था और इन नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर बात करें तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो हवेलियाँ हैं वो शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं।
अब शेखावाटी की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है? इन्हें ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी की जो ये हवेलियाँ हैं भित्ति चित्रण वाली, इनको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकतर भित्ति चित्रों के अंदर आराइस या इसके अलावा आराइस के अलावा आलागेला जो पद्धति है, आलागेला पद्धति, इसका इनके अंदर सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो अभी जो ये और भित्ति चित्रों की इनकी क्या विशेषता है? इन भित्ति चित्रों के अंदर मिट्टी के और पत्थरों के रंगों और रामराज, हरिमिच, ओकर और टेटावटी, इस प्रकार से कई जो वो है ना, जो ये रंगों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। और नेक्स्ट तो दोस्तों ये रही 49 की बात। अब बात करते हैं 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो इसके अंदर जो रावण हत्ता है वो आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र की बात करता है, रावण हत्ते तत्वाद्य यंत्र है। जंतर आपका तत्वाद्य यंत्र है। कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा है जो फूंक मारकर आपका बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार से ये घन वाद्य यंत्र हो गया आपका, फूंक मारकर बजाया जाने वाला। सुशिर वाद्य यंत्र ये हो गया आपका, फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। बांसुरी जैसा बनावट के अंदर होता है, इसके अंदर 2 नलिकाएं होती है और इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। बाकी ये सभी तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का जो अधिवेशन है वह उदयपुर के अंदर हुआ था। और उदयपुर के अंदर कहाँ हुआ? उदयपुर का जो सलोदिया मैदान है, उदयपुर के सलोदिया मैदान के अंदर हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और दोस्तों इसका जो ये जो बाद में है इसका स्थानांतरण जो इसका ऑफिस है इसका बाद में स्थानांतरण कर दिया गया था अजमेर के अंदर। और शुरू के अंदर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी और अधिवेशन उदयपुर के अंदर ही हुआ था, सलोदिया मैदान के अंदर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? तो दोस्तों प्रताप सिंह का जो प्रधान था उनमें से जो प्रधान इनमें से कौन सा था? प्रताप सिंह का प्रधान इनमें से भामाशाह प्रताप सिंह का प्रधान था। और प्रताप सिंह के जो प्रसिद्ध सेनापति और मंत्रियों और जो करीबी लोग थे उनमें सबसे पास का जो करीब का व्यक्ति था वो ये भामाशाह थे। और इसके अलावा जो वित्तीय इनको प्रताप सिंह ने इनको क्या सहायता दी थी? इनको वित्तीय और अन्य इनको सहायता बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया था प्रताप सिंह जी ने। तो ये इसका राइट आंसर भामाशाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में वह मंदिर कौन सा है जिसके अंदर 1000 चूहे भ्रमण करते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में वह मंदिर ऐसा है जिसमें चूहों का मंदिर कहा जाता है, वह है आपका करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर के अंदर ये मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी मंदिर की क्या विशेषता है? इसमें मुख्य रूप से जो चूहे पाए जाते हैं वो सफ़ेद चूहे, और सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ पर चूहे घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है। तो महान शुष्क मरुस्थल वाले जो जिले हैं वो सिलेक्ट करने हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसमें जोधपुर नहीं है और चूरू, नागौर, बीकानेर ये भी नहीं है आपका। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बीकानेर। तो इसमें जो महान शुष्क मरुस्थल वाले विस्तृत जो जिले हैं वो ये बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बीकानेर होंगे। और जो मरुस्थल का कुछ भाग है राजस्थान के अलावा और कहाँ पर है? राजस्थान के अलावा आपके इसके हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अलावा पंजाब के अंदर, पंजाब के अलावा गुजरात के अंदर भी इसका मरुस्थल का कुछ भाग फैला हुआ है। और मरुस्थल बालू के जो टीले हैं बिल्कुल बरखान टाइप से और भी कई टीले हैं बालू के, उनसे ढका हुआ एक तरंगित मरुस्थल है, तरंगित मैदान है। और ऊँट के जो ऊँट है वो थार के मरुस्थल में पाया जाता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। इस प्रकार से महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है जो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, इसके अलावा आपका हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर भी भारत के अंदर फैला हुआ है। कालबेलिया क्या है? कालबेलिया को के बारे में बताना है। कालबेलिया दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है। तो कालबेलिया नृत्य आपका लोक नृत्यों की श्रेणी के अंदर आता है। यह लोक नृत्य सामान्यतः जो स्कर्ट पहनी हुई महिला होती है, सपेरा की चाल, सांप की चाल की नकल करते हुए सपेरा टाइप की वो होती है। और जो पुरुष होते हैं वो संगीतकार, पुरुष तो संगीतकार की भूमिका निभाते हैं, संगीत गाते रहते हैं। महिला सपेरा की तरह और सपेरा मतलब वो उस टाइप से उसकी नकल करते हुए, सांप की नकल करते हुए नृत्य
करती रहती है। तो ये कालबेलिया नृत्य हैं इस प्रकार का। और ऊपर जो पहनती है, जो वस्त्र पहनती है, उसे अंगरखी बोला जाता है। और सिर के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको ओढ़नी बोला जाता है, और जो नीचे का कपड़ा होता है उसको लहंगा बोला जाता है। तो ये पोशाक पहनकर वो नृत्य करती है और सांप की नकल करते हुए नृत्य करती है। तो सपेरा नृत्य कालबेलिया नृत्य ही कालबेलिया के द्वारा ही किया जाता है, कालबेलिया नृत्य इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी जो नृत्य है, नौटंकी जो है वो कहाँ का फेमस है, सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ का है? तो नौटंकी है आपका भरतपुर का। 56 के अंदर आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी सर्वाधिक जो लोकप्रिय है वो आपका भरतपुर का आ जाएगा। और एक पारंपरिक लोकनाट्य शैली का रूप है। जो लोकनाट्य की पारंपरिक शैली है उसका है। और उत्तर भारत के अंदर विशेषकर राजस्थान के अलावा और कहाँ पर होता है? राजस्थान के अलावा होता है यूपी के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो कौन से नृत्य के अंदर स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है? स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है, तो इनमें से कौन सा नृत्य है ऐसा है? तो इनमें से ऐसा नृत्य है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य के अंदर स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है। और इस नृत्य में हिंदू धर्म के जो त्यौहार है, जो आपका होली वाला त्यौहार आता है, होली वाला त्यौहार आता है, उसके तीसरे दिन से ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर भील जाति की स्त्री और पुरुष के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। भील जाति की स्त्रियां हैं और पुरुष है, उनके द्वारा ये किया जाता है। और इस जो नृत्य के अंदर स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से मारती है। तो ये वाला नृत्य है नेजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर 58। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चूंकट्या के रचयिता थे? तो चेतावनी चूंकट्या के रचयिता केसरी सिंह भारट थे। और इस जो ये आपका जो काव्य हैं, काव्य के अंदर चेतावनी चूंकट्या के अंदर इसके केसरी सिंह भारट तो रचयिता है। और इसके अंदर विवरण किस चीज़ का है? विवरण इस चीज़ का है, इसके अंदर फतेह सिंह को संबोधित करते हुए मेवाड़ की परंपराओं को कायम रखने का और दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होने का इसके अंदर आह्वान किया गया है। और इसके अलावा जो ये लिखा गया है वो डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है, ये चेतावनी चूंकट्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? तो रूपायन संस्थान जो जोधपुर के अंदर बोरुंदा के अंदर स्थित है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर, और जिसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। तो इसका मुख्य कार्य है राजस्थानी कला का संकलन करना। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य राजस्थानी कला का संकलन करना है। और स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? तो दोस्तों ऐसी भी रानी थी जिसने अपने पति के द्वारा जब युद्ध के अंदर वो गए तो उन्होंने उससे पहले शीश मांगा, अपनी निशानी मांगी। निशानी मांगने पर रानी ने शीश ही काटकर भेंट कर दिया। तो ऐसी कौन सी रानी थी? ऐसी रानी थी रानी हाड़ा। रानी हाड़ा ने जब उनके पति ने उनसे युद्ध में जाने से पहले निशानी मांगी तो उन्होंने अपना शीश काटकर उनको भेंट कर दिया। और रानी हाड़ी थी वो महाराजा हाड़ा चौहान थे। जो हाड़ा चौहान थे, हाड़ा चौहान राजपूत, उनकी पुत्री थी। और उनका मूल नाम सलेह कंवर था। जो रानी हाड़ा थी उनका नाम सलेह कंवर था। और इन्होंने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। और ये मेवाड़ के सलमपुर के सरदार शासक राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के जो तात्या टोपे का साथ दिया था वो देवली के टोंक के नवाब ने इनका साथ दिया था। तो इसका ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो दोस्तों राजस्थान का वह लोक देवता जो गजनवी से युद्ध किया तो गोगा जी थे, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। और गोगा जी उत्तर भारत के अंदर जो आपका उत्तर भारत है उसके अंदर पूरे उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो दोस्तों बिजोलिया का जो आंदोलन था तो 1915 में ये संभाला था विजय सिंह पथिक जी ने। इन्होंने कार्यभार इसका पूरा संभाला था। और ये आंदोलन जो भारत का इतिहास में जो किसान आंदोलन हुए उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आंदोलन था। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो इसके थे वो थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने
15 के अंदर इसका नेतृत्व संभाला था और ये प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के। और ये आंदोलन नौकरशाही और स्वेच्छाचारी सामंतों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन के अंदर दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें कथन ए तथा कारण आर है और इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर तथा कोड की सहायता से सही उत्तर की पहचान करनी है। राजस्थान के अधिकांश खारे पानी के जिले अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है और इसका कारण आर दिया गया है। इस क्षेत्र में बबूल के वृक्ष तथा कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो राजस्थान में दोस्तों अधिकांश खारे पानी की जो झीलें हैं वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है। ये आपका राइट कथन है जो राइट है, और कारण है वो भी आपका राइट है कि इस क्षेत्र में बबूल के वृक्ष तथा कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो इसके अंदर कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन अब इसके अंदर जो बात करें इसका ऑप्शन है वो राइट होगा ए, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि अब आप इसको पढ़ें, राजस्थान में अधिकांश खारे पानी के जिले अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है, लेकिन बबूल के वृक्ष कंटीली झाड़ियां पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इसका ये तो रीजन नहीं है, ये तो एक पृथक स्टेटमेंट है। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों खारे पानी की झीलें आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? खारे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक आपके नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। और जो अर्धशुष्क क्षेत्र है उसके अंदर जो झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा पाने का क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 सागर का भाग था और 33 सागर का भाग होने के कारण और वर्षा कम होने के कारण यहाँ सबसे अधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके अलावा आपकी जो सर्वाधिक नागौर जिले में जो खारे पानी की झीलें हैं, तो इसके अलावा जो खारे पानी की झीलें नागौर में तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, लेकिन झीलें कौन कौन सी है खारे पानी की? डीडवाना हो गई आपकी, लूणकरणसर हो गई, सांबर हो गई, पचपदरा हो गई। तो इस प्रकार ये खारे पानी की झीलों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू आए थे स्वामी विवेकानंद आए थे। और स्वामी विवेकानंद किनके निमंत्रण पर आए थे? राजा अजीत सिंह के निमंत्रण पर ये आए थे। और इनका नाम विवेकानंद भी इन्होंने ही रखा था, पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किसने की? स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह भारट और विजय सिंह पथिक। इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य था वो राजनीतिक चेतना का विकास करना था लोगों के अंदर, और इसके अलावा आम जनता के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करके उनकी समस्याओं के निराकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह कौन था? तो दोस्तों चित्तौड़ का राणा रतन सिंह कौन था? तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था आपका गुहिल वंशीय शासक था। और गुहिल वंश का संस्थापक भी इन्हीं गुहिल वंश का संस्थापक है, इन्हीं गुहिल को माना जाता है। और राणा रतन सिंह के शासन में चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, गुहिल वंशीय शासक था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। और ये एक ICAR की सेंट्रल आपकी इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान ICAR के अंडर आता है और अविकानगर टोंक के अंदर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ है। तो दोस्तों जो जिसमें उपसर्ग से शब्द बना नहीं है, उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना हुआ है उसका चयन करना है। पुनर्जन्म के अंदर पुनः मतलब ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। कु के अंदर कु उपसर्ग लगा हुआ है, कु प्लस धर्म, आ प्लस जीवन और दिख प्लस आवा, इसके अंदर आपका प्रत्यय लगा हुआ है दिख प्लस आवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खालिस्तान न थी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों इसमें खालिस्तान बनना है, तो इसके अंदर सबसे जो राइट शब्द बैठ रहा है वो है योग्य। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य नहीं थी। दिए गए शब्दों में सही विकल्प का चयन इस प्रकार से योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करें तो 71 में आप देखेंगे
दिए गए विकल्पों में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, सही वाला इसमें चूज करना है। तो अमेंडमेंट है, उसका राइट आंसर होता है संशोधन। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? दंड। दंड ये गलत दे रखा है यहाँ पर। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा। मुकदमा या केस जो भी होता है वो ये इस प्रकार से होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन। ये अस्वीकृति दे रखा है तो ये भी गलत है आपका। एग्जीक्यूशन का मतलब क्रियान्वयन होता है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। भ्रम नहीं होता है, अधिसूचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो आचार एक सामासिक युग्म पद दिया गया है, समास का पद है, और इसका जो उचित सामासिक युग्म पद होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों आचार का उचित सामासिक युग्म पद होगा चाल और चलन। चाल चलन के अंदर आपका कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, चाल और चलन। और यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान है, चाल भी और चलन भी। दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होने और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों के पद्य जो दोनों की चाल और चलन, इनके मध्य और का लोप हो रहा है। और द्वंद्व समाज के दोस्तों ये किसका कौन सा भेद है? ये समाहार द्वंद्व समाज का प्रकार है। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे युग्म पद, जैसे आचार का मतलब चालन चलन, इसका सामाजिक पद हो गया। तो मार और पीठ, कपड़े और लत्ते, इस प्रकार से अन्य पद भी इसके हो रहे हैं। अन्य उदाहरण आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काज देना, लाभ ही लाभ देना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा एक ही काम से 2 लाभ होना। एक पंथ दो काज, एक ही काम से 2 लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75। मिलाप शब्द के अंदर प्रत्यय की बात करें तो मिल प्लस आप, तो इसके अंदर आप प्रत्यय हो जाएगा 75 में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर प्रति आघात की बात की जा रही है। प्रति आघात में संधि का रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि रूप होगा, संधि रूप प्रत्याघात होगा। और इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर स्वर की जो स्वर संधि है, स्वर संधि में यण संधि है। और यण संधि के अंदर जो आपका ई है, छोटा ई प्लस आ, और इनको मिलाकर आपका या इसके अंदर बन रहा है। ये के अंदर आपका परिवर्तित हो रहा है। और यण संधि का जो रूल है वो छोटा ई, बड़ा ई, ऊ तथा री, जो री होता है, इनके सामने भिन्न स्वर आने पर भी वो उसके अंदर ये व र ल व इनमें परिवर्तित हो जाता है। यण संधि का एग्जाम्पल इस प्रकार से ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इनमें से देखना है। आज मैं यहीं रहूँगा, तो दोस्तों सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम लोग कॉलेज जाते हो? ये भी सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी सही है। तो दोस्तों सज्जन और लोग दोनों में से एक ही शब्द आता है। सज्जन में अपने आप लोगों की परिभाषा आ जाती है, तो लोग यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनावश्यक शब्द की एरर है। तो यहाँ पर सज्जन भला ही सोचते हैं, इस प्रकार से ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, जिस शब्द में कोई त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें से राइट शब्द जो लिखा गया है उसका बताना है। तो इसमें जो राइट जो शब्द है वो होगा छत्र छाया होगा, इस प्रकार से ये सही शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79 में समानार्थी शब्दों के आधार पर यमुना के पर्यायवाची बताने हैं, यमुना का उचित समूह बताना है, समानार्थी शब्द बताने हैं। तो दोस्तों सही आंसर इसके अंदर होगा कृष्णा, सूर्यसुती, तटिनी, ये नहीं है। इसमें होगा कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, यमुना के ये उचित समूह हैं। इसके अलावा जो तरंगिणी और तटिनी है, जो तरंगिणी था और ये तटिनी था, ये नदी के समानार्थी है, नदी के पर्यायवाची है। और जो आपका अम्बुद है, ये अम्बुद यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका बादल का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चंस पर चलते हैं और ये पैराग्राफ दिया गया है।
पैराग्राफ को अपन रीड करते हैं। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो पहले एक प्रकार से पैराग्राफ का रिव्यू कर लेते हैं। द राजपूत ऑक्यूपाई एन हॉनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों राजपूत जो भारत के इतिहास में है एक सम्मानित स्थान रखते हैं। इसके अलावा दे वर ए वॉर लाइक पीपुल प्राउड एंड पैट्रियट। इसका अर्थ हुआ दे वर वार लाइक पीपुल प्राउड एंड पैट्रिक। वे युद्ध प्रिय, स्वाभिमानी और देशभक्त लोग थे। नेक्स्ट लाइन है दे वर जेलस ऑफ देयर ऑनर, दे वुड ले डाउन देयर लाइव्स टू अपहोल्ड इट। वे अपने सम्मान के प्रति उत्साही थे और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, दे लव्ड देयर होम्स एंड फोर्ट ब्रेवली टू डिफेंड टू ऑनर ऑफ देयर वुमन फोक। तो वे अपने घरों से प्यार करते थे और अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्यार से लड़ते थे और जान तक देने के लिए रेडी रहते थे। इसके अंदर इस प्रकार से दिया गया, नथिंग वुड टेम दियर स्पिरिट्स, नथिंग वुड टेम दियर स्पिरिट्स। उनकी भावना को कोई दबा नहीं सकता था, उनके उत्साह को कोई तोड़ नहीं सकता था, हौसले को कम नहीं कर सकता था। पेरिल्स ओनली कॉल्ड फोर्थ दियर करेज एंड पुअर्टी ओनली इंक्रीज दियर पावर ऑफ रेजिडेंस। संकट से केवल उनका साहस को, संकट जो थे वो उनके साहस को बढ़ाते ही थे, कम नहीं करते थे। और गरीबों ने केवल उनकी जो गरीबी ने उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया ही है, उससे वो कमज़ोर नहीं हुई है, प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ी है। नन कुड फाइट लाइक देम, और केवल जो कोई भी है उनके जैसा नहीं लड़ सकता था। नन कुड फाइट लाइक देम, इसका मतलब हुआ नन कुड फाइट लाइक देम कि कोई भी उनकी तरह लड़ नहीं सकता था। दियर मोटो वाज बेटर डेथ देन, उनका मेन मोटो क्या था कि भाई डिसऑनर होए या असम्मान हो या बेइज्जती होए, उससे उसके बजाय मर जाना ही ठीक है। तो इस प्रकार से इस पैरा का ये लगभग भावार्थ था जो आपने देखा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? तो दोस्तों द प्राइड ऑफ द राजपूत एंड देयर सेक्रीफाइसेज, देयर राइज एंड फॉल ऑफ द राजपूत द स्प्राइटेड हीरोज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। राजपूत इंडियन हिस्ट्री के उत्साहित हीरो थे, एक उत्साहित और जोश से भरे हुए हीरो थे। तो इसका जो मेन इसकी लाइन हो गई, जो मेन थीम हो गई, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एक्सप्रेशन टेम दियर स्पिरिट्स इन दियर पैसेज मीन्स, तो टेम दियर स्पिरिट्स का मतलब है कि भाई उनकी भावनाओं को दबाना, आकांक्षाओं को दबाना। तो इसमें इसका अर्थ होगा सिमिलर पूछ रहा है। तो कर्ब दियर एंथुसियाज्म का मतलब होता है साहस, उत्साह है वो, और कर्ब का मतलब होता है दबाना, अंकुश लगाना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, कर्ब दियर एंथुसियाज्म, टेम दियर स्पिरिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द राइटर द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज। तो राइटर के अकॉर्डिंग राजपूत जो इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर वो एक सम्मानित स्थान रखते थे। राजपूत एक जो राइटर है उनके अकॉर्डिंग राजपूत हिस्ट्री के अंदर एक सम्मानित स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं वो इसका कारण पूछ रहे हैं। तो दे वर फाउंड ऑफ वार्स, वो युद्ध के अंदर ज़्यादा युद्ध के शौकीन थे। दे वर प्राउड ऑफ दियर वार, दे वर जेलस ऑफ पीपुल्स ऑनर, दे लिव्ड, और ये ऑप्शन डी बोल रहा है दे लिव्ड एंड डाइड अपहोल्डिंग देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भाई वो जीते थे और मरते थे, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बरकरार रखने के लिए ही जीते थे और मरते थे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट उनके लिए सर्वोपरि था, इसीलिए इसको इसके अंदर प्रायोरिटी दी गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 में। 83 की बात करें, व्हाट वाज द राजपूत्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनर। तो राजपूत्स का एटीट्यूड्स का क्या था ऑनर के प्रति, सम्मान के प्रति। तो सम्मान के प्रति राजपूत्स का जो एटीट्यूड था वो ये था, इसके अंदर ऑप्शंस ढूंढना है। दे वैल्यूड इट मोर देन देयर लाइव्स, और इसके अलावा दे डिड नॉट केयर अबाउट ऑनर, दे वर इनडिफरेंट टू देयर रेपुटेशन, वो अपनी रेपुटेशन के प्रति उदासीन थे। तो ये तो वैसे ही कट गया आपका, इसका मतलब ही नहीं है। दे बिलीव्ड वेल्थ, वो धन के अंदर विश्वास रखते थे, मोर इम्पोर्टेंट, तो धन का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। और दे डिड नॉट केयर अबाउट ऑनर, वो ऑनर के प्रति केयर नहीं थे। तो तीनों गलत हो गए दोस्तों। इसके अंदर होगा द वैल्यू इट मोर देन दियर लाइव्स,
कि भाई वो सम्मान के लिए जी भी सकते थे और मर भी सकते थे। मोर देन लाइफ, जो जीने से ज़्यादा वैल्यू रखते थे ऑनर के अंदर, कि भाई उनका सम्मान बना रहना चाहिए चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 84 की बात की गई है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द राजपूत्स। व्हाट वाज द मोटो ऑफ राजपूत्स, तो 84 का इसमें सही आंसर होगा ब्रेवरी बियंग, ब्रेवरी ब्रिंग्स पावर, ब्रेवरी पावर लाती है। वेल्थ इज एवरीथिंग, धन ही एवरीथिंग है। बेटर डेथ देन डिसऑनर, तो दोस्तों इसका मोटो मेन यही होगा, बेटर डेथ देन डिसऑनर, कि भाई असम्मान या बेइज्जती प्राप्त करने से अच्छा है मर जाए। तो ये उनका राजपूत का मेन मोटो था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो 85 के अंदर विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, तो इस सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढनी है। जो ये सेंटेंस दिया गया है, मोबाइल फ़ोन्स आर सो इम्पोर्टेंट दिस डेज, मोबाइल फ़ोन्स इन दिनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो दोस्तों सेंटेंस आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो नो लॉन्गर का मतलब ही यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, नो लॉन्गर एक अनावश्यक शब्द के रूप में यूज किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा और ये यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। नाइदर, ही, और, हिज वाइफ हैज अराइव्ड, तो दोस्तों आइदर के साथ और यूज किया जाता है और नाइदर के साथ नोर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही उपयोग होगा नाइदर ही नोर हिज वाइफ हैज अराइव्ड, न तो वह पहुंचा और न ही उसकी वाइफ पहुंची। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो जो गिवन वर्ड दिया गया उसका राइट सिनोनिम्स बताना है। स्टर्लिंग का मतलब हो गया शुद्ध, किसी चीज़ का शुद्ध या बिल्कुल क्लियर रूप। तो शुद्ध रूप या क्लियर रूप के लिए इसमें कौन सा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जिन्यून। जिन्यून भी एक प्रकार से शुद्ध या जो रियल रूप होता है वो होता है जिनाइन, एक प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है। तो स्टर्लिंग का सही ऑप्शन होगा जिनाइन। और एक्साइटिंग का मतलब उत्साहित होता है, इरिटेटिंग का मतलब किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, इंटरेस्टिंग का मतलब किसी चीज़ में रुचि रखना। तो इस प्रकार से इसके अन्य शब्दों के अर्थ हो गए हैं। 88 की बात करें, 88 में सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज एट द 11th आवर, तो दोस्तों एट द 11th आवर का अर्थ होता है कि भाई अंतिम क्षणों के अंदर, एट लास्ट मोमेंट इसका अर्थ होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एट ए लेट स्टेज। जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे बेटर ऑप्शन आपका ये एट ए लेट स्टेज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनियम ढूंढना है। प्राउड का मतलब होता है गर्व से भरा हुआ, एक प्रकार से गर्व, घमंड या किसी चीज़ को लेके गर्व करना या घमंड टाइप का एटीट्यूड दिखाना, इस टाइप से। जबकि हम्बल इसका क्या होता है, हम्बल बिल्कुल विनम्र होता है, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना, बिल्कुल शांत और शालीन तरीके से पेश आना। तो इसका सही जो एंटोनियम होगा प्राउड का वो होगा हम्बल। काइंड का होता है दयालु, कावर्डली का होता है कायर और कोर्टियस का होता है शिष्टाचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ए सूट इन द डार्क। ए सूट इन द डार्क का आपका सही इसके अंदर आंसर ढूंढना है। तो इसका सही आंसर इसके अंदर ए सूट इन द डार्क का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, किसी चीज़ को मतलब अनुमानित करना, अनुमान लगाना। ए सूट इन द डार्क का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो दोस्तों एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी वेरी वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, बी वेरी वायलेंट इसका मतलब ये इसमें लागू नहीं हो रहा है। बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, किसी भी कार्य को बहुत फास्ट करने के योग्य होना, ये भी इसमें इसका अर्थ नहीं है। टू लव टू गो आउट एन एडवेंचर्स, टू लव टू गो आउट एन एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के लिए जाना और उसे उसकी चाहत रखना एडवेंचर्स की, तो ये भी लागू नहीं है। तो दोस्तों ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर अपन डिस्कस कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी हो भी नहीं पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है 136 पे चलते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। खालिस्तान एक पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑप्शंस में, डिवाइस ड्राइवर, आंतरिक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर
बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों के प्रबंधन करने में मदद करता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको कोई भी कंप्यूटर वगैरह कोई भी चीज़ दी होती है उसमें निर्माता के द्वारा ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, ये बाहर से डाले नहीं जाते हैं, ये ऑलरेडी निर्माता कंपनी ही उन्हें इंस्टॉल करके देती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू को निम्न में से कैसे जाना जाता है? तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू ये आपके फॉन्ट इफेक्ट्स की श्रेणी के अंदर आते हैं, इन्हें फॉन्ट इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब सुपर स्क्रिप्ट को आप ऐसे जान सकते हैं जैसे आपका एक्स है, एक्स के ऊपर अगर पावर लगा रहे हैं तो ये एक्स की पावर 2, तो ये तो हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट को आप इसे जानते हैं, एक्स के नीचे नीचे में लगाएंगे ना तो वो एक्स की पावर नीचे आपके बेस में एक्स का बेस 2 लगाएंगे तो सब स्क्रिप्ट हो गया। और स्मॉल कैप्स के अंदर आपका जो कैपिटल लेटर्स है उसको आप यूँ स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो कैप्स लॉक, स्मॉल कैप्स हो गया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया जैसे आपने लिखा डार्क, तो दोस्तों DARK और डार्क के ऊपर एक लाइन खींच दी तो इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, बीच में वर्ड को काटना किसी लाइन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, 138 के अंदर एक स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा F5 को स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो F1 का प्रयोग है, F1 का प्रयोग क्यों किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। जो हेल्प डायलॉग बॉक्स होता है उसको बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, और स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 139 की बात करें तो MS एक्सेल में नाउ फंक्शन वापस क्या प्रस्तुत करता है? तो नाउ का जो ये फंक्शन है ये प्रस्तुत करता है वर्तमान में जो दिनांक है वो और समय की क्रम की संख्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल ए का क्या काम है? कंट्रोल ए को यूज करने पर क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल ए जब भी अपन कीबोर्ड के अंदर प्रेस करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सभी जो भी ऑलरेडी जितने भी टेक्स्ट होते हैं पेज के अंदर, जैसे 10 पेज है, 10 पेज जितने भी पेज होंगे उसमें जो टेक्स्ट होगा वो टोटली सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए के अंदर, कंट्रोल ए प्रेस करते ही। आपकी आवाज़ या संगीत को डेटा के रूप में इनपुट करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवाज़ या संगीत को डेटा के रूप में इनपुट करने में सक्षम बनाती है? तो जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन आवाज़ या संगीत को डेटा के रूप में इनपुट करने में सक्षम बनाता है। और माइक्रोफोन दोस्तों जो आवाज़ को है वो डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, और डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए इसके लिए साउंड कार्ड का प्रयोग होगा, तभी डिजिटली फॉर्म में ये कन्वर्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 142, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल राउंड एवरेज G5 से G12 है, जीरो के उपयोग में किस प्रकार से एवरेज मिलेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे इसका सही आंसर होगा 142 के अंदर जो नज़दीकी दशमलव है, इस फॉर्मूले का अगर उपयोग किया जाता है और एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है तो इसके अंदर जो नज़दीकी दशमलव स्थान होगा उसको हटाकर और रेंज G5 से G12 है, जो ये पर जो ये रेंज दी गई है G5 से G12 है, उसका पहला औसत निकाल देगा। ये जो भी संख्याएं होगी उसके अंदर उसका पहला औसत ये निकाल देगा नज़दीकी दशमलव स्थान को हटाकर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 के अंदर MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक सक्रिय करने के लिए स्पेलिंग चेक्स किससे होती है? स्पेलिंग चेक्स आपकी इसमें चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और जो F11 कुंजी है इसके लिए इसका क्यों यूज किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है चार्ट बनाने के लिए। और जो F2 कुंजी होती है, F2 कुंजी को क्या होता है, जो सेल होती है उस सेल को, और जो कोई सेल हो जैसे ये वाली सेल है और ये सेलेक्ट कर रखी है अपन ने, इस सेलेक्ट की हुई सेल को एडिट करने के जो प्रयोग की जाती है वो F2 कुंजी का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो 1 MB किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं। और एक बाइट होता है, एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
स्लाइड शो में आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर कैसे जाते हैं। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए दोस्तों जो माउस होता है आपका, माउस का जो बटन होता है उसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे। माउस के बटन को जो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके आप उसको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो एस्क की दी गई है, एस्क की आपकी जैसे पावर प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है और उस प्रेजेंटेशन से बाहर जैसे एस्क दबा दोगे तो फिर आप उस पावर प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाओगे, स्लाइड शो से बाहर आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, निम्नलिखित कुंजियों में से कौन सी टॉगल कुंजी नहीं है। तो दोस्तों कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक ये टॉगल कुंजी की श्रेणी में आती है, जबकि जो कंट्रोल लॉक्स है, कंट्रोल की कुंजी है, कंट्रोल वाली कुंजी आपकी मॉडिफायर कुंजी की श्रेणी में आती है। ये तीनों आपके टॉगल कुंजी की श्रेणी में आती है और ये मॉडिफायर की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम था और इसकी स्थापना सीडे कंपनी के द्वारा की गई है और सीडे का आपकी पुणे भारत के अंदर स्थित है, उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया था पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 148, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो मुद्रित रिपोर्ट होती है, कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंट वाली रिपोर्ट होती है उसको तो बोला जाता है हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी जैसे अभी अपन इस पीडीएफ को देख रहे हैं और ये बाहर अपने पास हार्ड जैसे फिजिकल रूप में नहीं है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जीरोक्स किसे बोलते हैं, जीरोक्स जो फोटोकॉपी की मशीन है उसके अंदर किसी चीज़ की फोटो प्रति निकालना, हार्ड कॉपी निकालना, तो उसको जीरोक्स बोलते हैं, सेम डिट्टो कॉपी निकालना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हार्ड कॉपी हो जाएगा, मुद्रित रिपोर्ट को हार्ड कॉपी बोला जाता है। 149 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस B2 से B9 को एक एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप कैसे प्रविष्ट करेंगे। तो दोस्तों सेल रेफरेंस B2 से B9 को एब्सोल्यूट में बदलने के लिए क्या करना होता है, जो आपका रो और कॉलम होता है, रो और कॉलम, उससे जस्ट पहले आपको डॉलर का यूज करना होता है। तो यहाँ पर B2 तो पहले डॉलर और फिर B और फिर डॉलर और फिर 2 और फिर ये लगेगा और फिर आपका डॉलर और फिर B फिर डॉलर और फिर 9। इस प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर जैसा दिया गया है इस प्रकार से एंट्री आपको करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जाती है। व्यक्तिगत डॉट्स के जो विभिन्न रंग होते हैं उन्हें चालू और बंद की जाती है बनाने के लिए। तो मॉनिटर पर इमेज बनाती है वह किस नाम से जानी जाती है। तो स्क्रीन पर छोटी यूनिट जो व्यक्तिगत डॉट्स से को बनाने हेतु, रंगों को बनाने हेतु चालू और बंद करने के अंदर मॉनिटर के पर जो इमेज बनाती है उन्हें जाना जाता है पिक्सल्स। और ये पिक्सल्स जितनी जितनी पास होगी और जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही इमेज क्लियर आएगी और इमेज अच्छी दिखाई देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पेपर में अपन ने जो मॉडल पेपर था उसमें कंप्लीट अपन ने 150 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें से अपन ने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे भी मॉडल टेस्ट पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी के लिए और भी इंपॉर्टेंट मैटर आपको इस पर मिलने वाला है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको, आपने ये कंप्लीट वीडियो देखा। ओके दोस्तों, थैंक यू।